गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी विलयन की सांद्रता को निकालने के तरीकों के बारे में जो थोड़े से रह गए थे पार्ट सेकेंड में। मैंने आपको मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, डीमल वगैरह पढ़ा दिए थे। आज हम नॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मलता। समझो इसके बारे में। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है नॉर्मलता। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल N से। डेफिनेशन फॉर्मूले से आप बनाया कीजिए। मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन वॉल्यूम, और यह सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होगी? यही ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है। विलय के ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा सॉल्यूट वेट किसमें? ग्राम में। इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं इसी सॉल्यूट के तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट का। तो आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल के आ जाती है। क्लियर हो गया? अब दिक्कत आती है कि सर तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। समझते आना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तुल्यांकी भार फॉर्मूला होता है अणु भार मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट गुणा संयोजकता यानी वैलेंसी। क्लियर हो गया? अणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो इससे इक्विवेलेंट वेट जो है, तुल्यांकी भार जो है वो निकल के आ जाएगा। तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? अणु भार बटे संयोजकता। क्लियर हो गया ना? अणु भार बटे संयोजक, अणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो तुल्यांकी भार कितना हो गया? अणु भार बटे संयोजकता। क्लियर? यहाँ से आपका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। अगर हम एसिड के इक्विवेलेंट, अब देखो फॉर एसिड हम बात कर रहे हैं अम्ल के तुल्यांकी भार की। चेंजमेंट होता है थोड़ा थोड़ा। अम्ल के तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका निकालना है? अम्ल का निकालना है। किसका निकालना है? हमें अम्ल का निकालना है। और अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। क्या फॉर्मूला? वही चलना है। देखो क्या आएगा? सॉल्यूट वेट। सॉल्यूट क्या होगा? एसिड होगा, यानी अब उसका वेट नहीं, उसका अणु भार। एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, एसिड मॉलिक्यूलर वेट। अम्ल का अणु भार। अब अम्ल का अणु भार बटे अपॉन में क्या जाएगा? अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी। क्लियर हो गया? अम्ल की क्षारकता। अब यहां पर समझिए क्षारकता क्या होती है। क्षारकता के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बेसिसिटी, कोई अम्ल है, कोई अम्ल जितने प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं को रखे, यानी कोई एसिड जितने हाइड्रोजन एटम रिलीज कर सके
वह उसकी क्षारकता कहलाती। जैसे एग्जाम्पल पकड़ा, मैंने पकड़ा HCl, क्या पकड़ा? HCl, तो मैंने देखा यह 1 H दे सकती है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। अम्ल के लिए क्षारकता और क्षार के लिए अम्लीयता, क्लियर, ध्यान रखना, अम्ल के लिए क्षारकता और क्षार के लिए अम्लता, ऐसा कह दो एसिडिटी, क्लियर जी। आपका इक्विवेलेंट वेट किसका निकल के आ जाएगा? एसिड का निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं बेस की, फॉर बेस, क्षार की बात कर रहे हैं, तो अम्ल के लिए क्षारकता और क्षार के लिए अम्लता, क्लियर। तो क्षार की बात करें और इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो फॉर्मूला वही है, एसिड मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर क्या हो जाएगा? बेस की बात कर रहे हैं तो बेस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या होगा? यहां पर क्या होता था? बेसिसिटी, अम्ल था तो बेसिसिटी, यहां पर क्षार है तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी, क्लियर। अब एसिडिटी थोड़ा सा समझ लो, एसिडिटी क्या होती है? कोई क्षार जब, देखो क्षार होगा क्या? NaOH में होगा जी, क्षार हो जाएगा। अब यह क्षार न्यूट्रल होने के, मतलब कितने OH प्रतिस्थापित कर सकता है H के साथ? ये कितने दे सकता है? 1 OH दे सकता है, तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्लियर हो गया ना। यानी क्षार द्वारा प्रतिस्थापित OH माइनस आयन, क्षार द्वारा प्रतिस्थापित OH माइनस आयन, प्रतिस्थापित मतलब रूप कर किसी दूसरे के साथ, प्रतिस्थापित OH माइनस आयन की संख्या जो अम्ल के H प्लस आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। किसके द्वारा? अम्ल के H प्लस आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, वह क्या संख्या होती है? एसिडिटी। तो NaOH की एसिडिटी कितनी होगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसी मेटल ऑक्साइड की, जैसे हमने कहा कि सर कैल्शियम ऑक्साइड है, अब इसके लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? दिक्कत आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का तुल्यांकी भार चाहिए हमें, तो अच्छा ये बताओ, कैल्शियम, याद रखना जब इस तरीके के केस आ जाएं तो हम न्यूट्रल करेंगे इसको, क्या करेंगे? न्यूट्रल। अच्छा जी बताओ जी, क्षार है या अम्ल? देखते हैं, जी लग गया आपका? देखो मैंने पूछा ये क्षार है या अम्ल, तो जब भी ऐसा केस आ जाए, कोई ऑक्साइड दिया जाए और उसके अम्ल क्षार की पहचान करनी हो, तो नॉर्मली हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसके साथ वाटर की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा ये क्या है? पता चल गया सर, ये बेस है। क्या है? बेस है। जब ये बेस है तो ये बेसिक ऑक्साइड हो गया, क्लियर हो गया, यानी ये भी बेसिक होगा। अब देखते हैं, अगर हम CO2 की पूछें तो इसकी भी रिएक्शन वाटर से करा दो तो क्या बन जाएगा आपका? H2CO3। पता चल गया कि सर ये तो कार्बोनिक एसिड है, एसिड है, तो इसका ऑक्साइड भी क्या होगा? ये भी एसिडिक ऑक्साइड हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमें कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, कैसे फाइंड करोगे उसके बारे में समझ लो। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। जब कैल्शियम ऑक्साइड बेस है तो इसके लिए क्या आनी चाहिए? इसकी एसिडिटी पता कर लो। क्या पता कर लो? एसिडिटी। जैसे ही आप इसकी एसिडिटी पता कर लोगे, आपका आंसर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन एसिडिटी पता करेंगे कैसे? क्योंकि इसके पास तो OH है नहीं। देखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन कराओ किसी ऐसे अम्ल से जो एक H रखता हो। ध्यान रखना, मोनो बेसिक एसिड की बात करना, बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। तो मोनो बेसिक एसिड, हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे? HCl से। क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O। इसका मतलब इसके वन मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए HCl के कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हुई? 2। कितने की? 2। यानी इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2।
क्लियर हो गया। इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2। बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इस तरीके के कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपको पता चल जाए। कोई दिक्कत बेटा? राइट कर लो जल्दी से। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध के बारे में। देखते हैं, नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, मोलरता यानी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। आपको पहले ही बता चुके हैं, नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके? ऑफ सॉल्यूट के, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन क्या था? सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन वॉल्यूम, और यह सॉल्यूशन वॉल्यूम किसमें था? लीटर में। क्लियर। अब हम करते हैं मोलैरिटी यानी मोलरता के बारे में। पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, अपॉन में क्या था? विलयन का आयतन लीटर में, सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। हमने कहा इनमें संबंध निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। मैंने देखा सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर, सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर कॉमन है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें रिलेशन बन जाएगी सॉल्यूशन वॉल्यूम निपट गए। क्या आया? N/M इक्वल क्या बचा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा? क्लियर है? राइट कर लो। अब देखिए, अब बेटा हम बात करते हैं डाइल्यूशन लॉ की। डाइल्यूशन लॉ यानी तनुता नियम, इससे न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों के, ज़्यादातर ध्यान रखना, इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तनुता नियम, डाइल्यूशन लॉ, तनुता की अगर हम बात करें तो हम समझते हैं आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। तो आयतन वाले केस पकड़ लो। आयतन वाला केस आपका एक तो नॉर्मलिटी में बनता है, एक मोलैरिटी में बनता है। तो बस इन्हीं दोनों के लिए तनुता नियम डाइल्यूशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मलिटी से समझा देता हूँ। जहाँ पर नॉर्मलिटी हो वहाँ पर मोलैरिटी कर दो तो मोलैरिटी से तनुता नियम बन जाए। क्लियर हो गया? समझते इसको। अगर हम कहें यदि हमारे पास अगर हमने कहा ये कोई सॉल्यूशन है A, क्लियर, इसमें नॉर्मलता और आयतन है N1 और B1, क्लियर, N1 और B1। अब इन्हें चेंज किया गया, कह रहा है N1 से N2 कर दिया गया और B1 से B2 कर दिया गया। N1 से कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, तो इसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम B1 था, इसको चेंज कर दिया, N1 से N2 कर दिया, B1 से B2 कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो याद रखना इसकी इक्वेशन होती है N1 V1 इक्वल टू N2 B2। क्लियर? अगर यहाँ पर मोलैरिटी की बात करें तो M1 और यहाँ पर M2 होगा, बस M1 V1 M2 V2 है। क्लियर? अब इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर दो अभिकारक हैं, एक है A और एक है B, अभिकारक मतलब रिएजेंट, दो रिएजेंट हैं A और B, इसके मोल हैं N1, इसके मोल हैं N2, इसके मोल N1, इसके मोल N2, और कह रहा है इसके N1 मोल इससे क्रिया करते हैं। यह दोनों क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, आपस में क्या करने लगे? क्रिया करने लगे। तब नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होगी? ध्यान रखना इन बातों को, क्वेश्चन में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब N1 से N2 B1 से B2 करे तब नॉर्मलिटी इक्वेशन इसका यूज करना है। जब कहे कि कोई रिएक्टेंट यानी अभिकारक है A, दूसरा रिएक्टेंट अभिकारक B के साथ
इसके N1 मोल है, इसके N2 मोल है, रिएक्ट करते हैं तो इक्वेशन बनेगी क्या, N1B1 अपॉन N1 इक्वल टू N2B2 अपॉन N2। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट की बात कर ले इसी के, अगर सेम सॉल्यूट वाले दो सॉल्यूशन हैं, क्या है, दो सॉल्यूशन हैं ए और बी, यहाँ पर हम क्या, ये तो रिएक्टेंट थे, ये है सॉल्यूशन, ए और बी दो सॉल्यूशन है, इन दोनों में ही सेम सॉल्यूट है। अगर इसमें शक्कर है तो इसमें जो में शक्कर है, अगर जहाँ में ग्लूकोज है तो जो में ग्लूकोज है। क्लियर, सेम सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन है और इन्हें क्या किया गया, मिक्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मिक्स। इसके क्या थे, N1 था नॉर्मलिटी, इसकी नॉर्मलिटी क्या थी, N2 थी, इसका वॉल्यूम कितना था, V1 था, इसका वॉल्यूम कितना था, V2 था। कह रहा है इन दोनों को मिक्स कर दिया, तब फाइनल नॉर्मलिटी क्या होगी, तो नॉर्मलिटी N इक्वल टू N1 B1 N2 B2 अपॉन B1 प्लस B2 होगी। कोई दिक्कत, राइट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात करते हैं ppm कंसंट्रेशन की। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या मतलब होता है, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। क्या है, किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। क्लियर, किसी बिलियन के 10 लाख यानी 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को कहते हैं ppm कंसंट्रेशन। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉल्यूट वेट, सॉल्यूट वेट किस में होगा, ग्राम में होगा, अपॉन क्या होगा, सॉल्यूशन वेट किस में होगा, ये भी ग्राम में होगा। क्लियर, इनटू 10 टू द पावर 6। सॉल्यूट वेट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज ppm कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ppb की। ppb में क्या होगा, पार्ट पर विलियन। क्या होगा, पार्ट पर विलियन। समझिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, ppm पार्ट पर विलियन में है और कम कंसंट्रेशन है तो ppb फॉर्मूला से निकालेंगे पूरी डेफिनेशन। मैंने लिखा सॉल्यूट वेट किस में होगा, ग्राम में होगा, किस में, ग्राम में, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन वेट, ये भी आपका किस में होगा, ग्राम में होगा। क्लियर हो गया, इंटू 10 टू दी पावर 9। क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 9। अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, 10 की घात 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। सॉल्यूट वेट प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज ppm कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया ना, ध्यान रखना बेटा, ये है ppm और ये है ppb। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशतता की। देखो हम पहले एक काम करते हैं, पहले इनकी एग्जाम्पल फिर इसको इरेज कर देंगे। देखो ppm कंसंट्रेशन में अगर हम नॉर्मली एग्जाम्पल देखें, हमने कहा NaCl का 10 ppm है। NaCl का कितना ppm है, 10 ppm सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है। बात आई समझ में, 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ppb में देखें, हम कहें NaCl के 10 ppb है। क्लियर, तो अगर हम इसको कहें तो क्या कहेंगे, 10 की घात 9 ग्राम बिलियन है, उसमें 10 ग्राम NaCl। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की।
आज हम एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेस कंसंट्रेशन खत्म कर देंगे, ध्यान रखना। वॉल्यूम, इसकी बात करें वेट परसेंटेज की, कल से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बात करें वेट वॉल्यूम परसेंटेज की, पूरा लिखते जाना सभी लोग। जब चैप्टर फिनिश होगा तो आपको सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्वेश्चन लगेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इसमें ध्यान रखना। वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब V/V, वेट परसेंटेज यानी W/W में देख लें, वेट वॉल्यूम W/V में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग, माइंड में फीड कर लो, तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, तीनों को एक साथ मर्ज करके बताऊंगा। ऊपर वाला सॉल्यूट है, क्या है? सॉल्यूट, बोला करो। नीचे वाला सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला बना दो तुरंत, V/V परसेंटेज इक्वल क्या होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा। यहां पर भी क्या होगा? जो नीचे वाला सॉल्यूशन बताया था ना, तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ये भी आपका किस में होगा? ml में होगा। अब कह रहा परसेंटेज है मां सब, तो क्या करते हो? 100 का मल्टीप्लाई, क्लियर? तो V/V परसेंटेज आ गया, क्लियर हो गया ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने कहा आपसे 25% C2H5OH है, क्या है? 25% C2H5OH है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 ml आपका C2H5OH है, क्लियर? और बचा क्या? 100 - 25 यानी 75 ml पानी है, वाटर, क्लियर हो गया ना। 25% एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन था, तो इसका मीन्स क्या है? 25% एथिल अल्कोहल है और 75%, 75 कितना है? वाटर है, क्लियर। अब हम बात करते हैं वेट परसेंटेज की, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से फॉर्मूला वेट परसेंटेज का आएगा, यानी W/W परसेंटेज इक्वल टू सॉल्यूट वेट, क्या हो जाएगा? सॉल्यूट वेट। और ये वेट किस में होगा? ग्राम में होगा। और नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन वेट, क्या होगा? सॉल्यूशन वेट। और ये भी क्या होगा? किस में? ग्राम में होगा। परसेंटेज कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 100, क्लियर बेटा? किसका कर दिया? मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 100 का कर दिया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। मैंने कहा आपसे 10% NaCl का भारानुसार यानी W/W बाई वेट परसेंटेज दिया है, तो बताइए क्या कितना NaCl कितना पानी हो? मतलब क्या है? सीधा निकल आया 10 ग्राम NaCl है। जैसे हमने यहां पर किया था, कॉमन आएगा, घटा देना, और 100 - 10 यानी बचा कितना? 90 ग्राम आपका क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत? अब हम बात करें तीसरे वाले की, यहां लिखूंगा मैं W/V परसेंटेज, W/V यानी भार आयतन में पहुंच गए हम। किस में पहुंच गए? भार आयतन में। बस केस वही है, सॉल्यूट वेट क्या होगा? सॉल्यूट वेट होगा आपका ग्राम में, और यहाँ पर जो नीचे आएगा वो क्या आएगा? सॉल्यूशन वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? सॉल्यूशन वॉल्यूम। और वो भी किस में होगा? ml में। किस में होगा? ml में। और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 100 का। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो, जैसे मैंने कहा 0.5% ग्लूकोज है, क्या है? 0.5% ग्लूकोज है।
अब बताओ इसमें कौन सी कितनी चीज़ है। सॉल्यूशन तैयार कर दिया, किससे कर दिया, भार आयतानुसार W/V से बता दिया। तो क्या करोगे, 0.5 ग्राम ग्लूकोज है, कितना है, 0.5 ग्राम ग्लूकोज है, कितने में, 100 ml वो सॉल्यूशन है, आयतन 100 ml है। क्लियर हो गया ना, ठीक है बेटा। ये आपका मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे बढ़ाएंगे। क्लियर, लर्न करते जाना, याद करते जाना।